Good morning. Today is 15 of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो पहला सबसे ऊपर ये आर्टिकल है ये तमिलनाडु की राजनीति से संबंधित है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना वर्डिक्ट दिया। जयललिता से रिलेटेड ये केस था, उसमें शशिकला जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी वो भी को एक्यूज थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस डिसीजन को बरकरार रखा जिसमें इनको 4 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ये न्यूज़ और जो ये मेन न्यूज़ है दोनों उसी केस से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इन दोनों न्यूज़ से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो जो ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइकल फ्लिन, उनको एक तरह से एक कंट्रोवर्सी के कारण उनको रिजाइन करना पड़ा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसा कंट्रोवर्सी थी। तो देखिए, ये बीच की न्यूज़ है, यहाँ पे ये राजनीति से प्रेरित न्यूज़ है और उत्तर प्रदेश में नोटबंदी का क्या फर्क पड़ा या फिर किस प्रकार के समीकरण उभर कर आ रहे हैं वहां पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे की जो न्यूज़ है वो बजटरी एलोकेशंस को एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे बजट ने कितना धन एलोकेट किया और क्या वो सही है क्या गलत है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद की न्यूज़ है ये सिगरेट यानी तंबाकू प्रोडक्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस पर एफडीआई बैन करने की बात की गई है तो उससे रिलेटेड इश्यू हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम 2 और न्यूज़ डिस्कस करेंगे, एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की और एक दैनिक ट्रिब्यून की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रंप की कंट्रोवर्सी। देखिए, ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे माइकल फ्लिन और उन्होंने देखिए उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, लेकिन देखिए 20 जनवरी को ज्वाइन किया ट्रंप ने ऑफिस, लेकिन 20 जनवरी से पहले के जो दिन थे ओबामा जब जाने वाले थे यानी ट्रंप इलेक्ट हो गए थे और गिने चुने दिन बाकी थे ओबामा के, तो आरोप लगा कि तब तक ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भी नहीं, यानी इन्होंने शपथ वगैरह नहीं ली थी। तब से ही ये रशिया के जो एम्बेसडर हैं उनसे बात कर रहे थे और इन्होंने जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है इस कंट्रोवर्सी के कारण, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने रशिया के एम्बेसडर से बात करी और उनको कहा कि आप रुक जाइए जब तक कि ट्रंप ऑफिस नहीं संभालते हैं। आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, यानी आपको पता है यूएस ने काफी सारे सैंक्शंस अब रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था, ऐसा आरोप रशिया पर लगा था। क्रीमिया जो कि एक यूक्रेन का पार्ट था, तो इन्होंने कहा था कि रशिया के एम्बेसडर को आप रुक जाइए, आपके जो ऊपर से सैंक्शंस है उसके बारे में कुछ विचार किया जाएगा या फिर एक्शन लिया जाएगा जब ट्रंप ऑफिस संभालेंगे। तो एक तरह से यह गलत बात है क्योंकि अभी तक आपने ऑफिस संभाला भी नहीं है, क्योंकि एक यूएस का एक्ट है लोगान एक्ट, यूएस का एक लोगान एक्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्या है इसमें लोगान एक्ट में ये है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन सोच के देखिए ना, जब तक ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने ही नहीं थे तब से ये फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर रहे थे, यानी रशिया के एम्बेसडर से बात कर रहे थे। तो एक तरह से ये अमेरिका के कानून के खिलाफ में है। देखिए, 24 दिनों के अंदर अंदर इनको रिजाइन करना पड़ा। अभी ट्रंप को ऑफिस संभाले सिर्फ 24 दिन हुए हैं। ऊपर से बात यह है कि ऐसा भी आरोप बार बार लगता है कि ट्रंप के काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन है रशिया के पास में, कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशन है और इसलिए रशिया जो है ब्लैकमेल कर सकता है ट्रंप को। तो इसीलिए जो ये है न्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे ज्यादा इसमें एनालिसिस की आवश्यकता है नहीं। बाद में वे फॉरवर्ड में सिंपल सी बात कहते हैं कि अब ट्रंप को इन गलतियों से सीखना होगा और सीरियसनेस दिखानी होगी इस पूरी गवर्नमेंट के प्रति, अमेरिका में जो उन्होंने गवर्नेंस संभाली है। और ऊपर से अब इस बात को भी धक्का पहुंचेगा जिस प्रकार की ट्रंप ने बात कही थी कि रशिया के साथ वो अपने रिलेशन से वो ठीक करेंगे, तो उनको इस लेसन से समझना होगा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर वो नियुक्ति करें तो एक बेटर जजमेंट के हिसाब से वो ये नियुक्ति करें। बस यही सारा ऑर्डर है, क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि रशिया की जो पॉलिसी है वो ट्रंप को क्लियर करनी चाहिए कि क्या वो रशिया की उनकी पॉलिसी है क्या, कैसे वो रिलेशन इंप्रूव करेंगे, क्या वो सोचते हैं रशिया के बारे में। तो ये पूरा आर्टिकल था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एनालिसिस ज्यादा नहीं, बस पता होना चाहिए हुआ क्या है। अगला देखिए, ये जो दोनों न्यूज को मिला के जयललिता का जो केस था उससे रिलेटेड ये न्यूज है। देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको 1 मिनट में बताऊं कि केस था क्या। 21 साल पहले यानी 1996 के आसपास की ये बात है। 1996 के आसपास सुब्रमण्यम स्वामी जो आजकल बीजेपी में है, उन्होंने केस फाइल किया जयललिता पर, उनके खिलाफ में। उन्होंने कहा कि जयललिता के पास में डिसप्रपोर्शनेट एसेट है, यानी आय से अधिक संपत्ति है। तो वो केस चलता चलता 21 साल हो गए और 3 साल पहले यानी केस चलने के 18 साल बाद यानी 2014 की ये बात है, 2014 में ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया। 18 साल बाद इसका डिसीजन आया, ट्रायल कोर्ट ने कहा
कि जयललिता के पास सही में आय से अधिक संपत्ति है, और जयललिता के साथ साथ 4 और भी अक्यूज थे इसमें, इंक्लूडिंग शशिकला जो अभी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी तमिलनाडु की। तो 4 साल की सजा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने उनको, और उसी बीच में यह भी आरोप लगे कि जो ये केस चल रहा था तमिलनाडु से ट्रांसफर करके कर्नाटका में भेज दिया गया, ट्रांसफर करके, क्योंकि ऐसे आरोप लगे थे कि तमिलनाडु में केस बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स का नहीं हो सकता। फिर ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट ने पलट दिया और इक्विट कर दिया और कहा कि देखिए जो कुछ आप आय से अधिक संपत्ति की बात कर रहे हो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, वो काफी 10% से कम है, क्योंकि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की, हाई कोर्ट ने गलती करी। और उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ट्रायल कोर्ट की 4 साल की सजा को बरकरार रखा है। तो बस ये सिंपल सा केस है, इससे ज्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए, मतलब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इससे ज्यादा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं वो देखिए इसमें एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का एक सेक्शन का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम यूज कर सकते हैं एथिक्स में। ये क्या कहता है कि अगर अभियोग पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन जो होता है, दो होते हैं, आपको पता है पक्ष, एक डिफेंस लॉयर, एक जो प्रोसिक्यूशन जो वकील होते हैं, अभियोग। देखिए अगर ये साबित कर दें कि पब्लिक सर्वेंट या फिर पॉलिटिशियंस के पास में, क्योंकि पॉलिटिशियन वो पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं एक तरह से, इनके पास में अगर आय से अधिक संपत्ति है तो यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वो उन्होंने इलीगल मीन से कमाई है, समझ गए। अगर बस कोई सरकारी कर्मचारी को यह साबित कर दे कि इनके पास में आय से अधिक संपत्ति है, तो यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने वो संपत्ति है वो गैर कानूनी ढंग से कमाई है, बस इतना साबित करना है कि उनके पास में आय से अधिक संपत्ति है, जो कि इस केस में साबित कर दिया प्रोसिक्यूशन पक्ष ने। इससे अपने आप साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया तभी उनके पास में ज्यादा संपत्ति आई है। तो ये सेक्शन हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। दूसरी जो बात है, इस केस को हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। देखिए 18 साल से ज्यादा लग गए, जब 18 साल के बाद में ट्रायल कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया, और 21 साल के बाद में अब फाइनली ये सेटल हुआ है। फाइनली सेटल तो अब भी अपील तो करेंगे ही जो शशिकला है, आपको पता है रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होगी, तो और भी टाइम लगेगा। अब देखिए कैसे इस केस को डिले करने की कोशिश की गई, छोटे से छोटे कारण से प्रोसीजरल जो मेथड्स हैं उनको लेकर, प्रोसीजरल इश्यूज को लेकर बार बार जो प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो कोर्ट्स में गए, ट्रायल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी बार प्रोसीजरल इश्यूज को लेकर चुनौती दी गई। उससे भी ज्यादा एक हास्यास्पद बात यह हुई कि शशिकला ने यह कहा कि बीच में कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो सारे पेपर्स को आप तमिल में कन्वर्ट कीजिए। तो इस इशू को लेकर भी काफी टाइम लग गया सेटल करने में, फिर बाद में सारे पेपर्स तमिल में ट्रांसलेट किए गए, तो काफी टाइम कंज्यूम हो गया। तो यह चीज ये दिखाता है कि कोर्ट्स एक तरह से फेल हो गई हैं। कि देखिए वो बात अलग है, आपको पता ही होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 21 साल बाद अगर केस का डिसीजन आता है तो एक तरह से वो जस्टिस डिनाइड ही है। अब हालांकि आया है तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सोसाइटी के अंदर में कि अगर आप करप्शन करेंगे तो आप नहीं बच सकते, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हो, फिर भी ये अच्छा ही है। तो ये 2-3 पॉइंट हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। इकोलॉजिकल ये आर्टिकल है, और बजट में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन चीजों को ये डिस्कस करता है। ये आर्टिकल 2675 करोड़ का एलोकेशन हुआ इस साल यूनियन बजट के अंदर में, और उसके बाद में देखिए क्या हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक्सचेंज है, एक तरह से ये पिछले साल से इसके बजट में, यानी इस मिनिस्ट्री के बजट में 18.88% की बढ़ोतरी हुई। और देखिए लेकिन बात यह है कि इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन है, नहीं पर्यावरण की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। सरकार इस तरफ जो अप्रोच अपनाती है वो फ्रेगमेंटेड और फ्लॉड है। फ्लॉड मतलब काफी सारी इसमें मिस्टेक्स हैं, वो हम आगे इस आर्टिकल में जानेंगे। और फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड कैसे है, देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी जो हमारे वन है उनको कैसे मैनेज किया जाए, रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए। ये चारों जो चीजें हैं ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक, रिसोर्स मैनेजमेंट दूसरी, तीसरी पोल्यूशन कंट्रोल, चौथी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक अलग से एग्जांपल ले रहे हैं, आर्टिकल में नहीं है ये। देखिए आप एक एग्जांपल लीजिए कैंपा बिल का, कंपल्सरी एफोरेस्टेशन। इसमें क्या है, कोई भी फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसको बनाने के लिए अगर पेड़ काटे जाते हैं तो उसको कंपल्सरी रूप से 2 नए पेड़ उगाने पड़ेंगे, ऐसा प्रावधान है इस कैंपा बिल में, या फिर कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि नए पेड़ उससे उगाए जा सकें। अब देखिए होता क्या है, जब जो पेड़ काटे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो यहां पे देखिए वो आ गई फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
जो पेड़ काटे जाते हैं वो तो बिल्कुल डेंस पेड़ काटे जाते हैं, वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी होती है, वहां पे जीव जंतु भी होते हैं, लेकिन नए पेड़ जहां पे लगाए जाते हैं वहां पे वो जीव जंतु थोड़े ना होंगे। तो ये दो चीजें इंटरकनेक्ट नहीं होगी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट इनको इंटरकनेक्ट नहीं लेती, अलग अलग ढंग से लेती है, इसलिए प्रॉब्लम रहती है काफी ज्यादा। और आप देख लीजिए जो इन्वायरमेंट के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं उसको देखिए, उसके अलावा गवर्नमेंट काफी सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स होती है उनको एक तरह से रिलैक्सेशन दे देती है या फिर उनको क्लियरेंस दे देती है। तो एक तरफ अगर गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कदम उठाए तो दूसरी तरफ वो काउंटर बैलेंस कर दिए, तो इसलिए ओवरऑल जो होती है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन नहीं हो पाती। अब आप दूसरी बात लीजिए, डेडिकेटिंग जो फंड्स हैं चाहे छोटे हों या स्मॉल हो, मतलब कितने भी बड़े हों या छोटे हों, वो तब तक फायदेमंद नहीं होंगे तब तक जब तक आप एनर्जी रिसोर्सेज यानी कोयले से आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो उसके लिए कोई आप अल्टरनेटिव नहीं खोजोगे, या फिर जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनको कर्व करने का, आपको उनको रोकने का, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पोल्यूशन ना फैलाए उनको रोकने के लिए आप कोई समाधान नहीं निकालोगे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप अपनी अप्रोच को आगे नहीं लेके जाओगे, तब तक ये कितने भी आप पैसे एलोकेट कर दीजिए बजट के अंदर में ज्यादा या कम, वो फायदेमंद नहीं साबित होने वाले हैं। करंट बजट ने क्या किया, करंट बजट में भी वैसे ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इसके लिए एक तरह से एलोकेशन है वो बढ़ा दिया, लेकिन आप सोच के देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए फंडिंग है वो काफी कम है, और इवन जो रूरल एरियाज के अंदर में सोलर एनर्जी का जो प्रावधान किया गया है वो भी काफी कम है। सॉरी। और भी आप देख लीजिए, और वैसे भी जितना अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जितना एलोकेशन किया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए वो काफी कम है और काफी अपर्याप्त है। जो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है वो क्लीन एनवायरमेंट सेस बनाने की बात कही है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी क्लीन एनर्जी सेस था, सिर्फ उसका नाम बदल के क्लीन एनवायरमेंट सेस बना दिया गया है। तो क्लीन एनर्जी सेस होता क्या है, ये तो देखिए कोयले पे एक लेवी लगती है, वो होती है 400 रुपए एक टन पे, तो उसमें से जो ये पैसा इकट्ठा करेंगे कोयले के यूज से, वो पैसा यूज करेंगे हम रिसर्च करने के लिए या फिर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, उसका अब नाम बदल के कर दिया गया है क्लीन एनवायरमेंट सेस। और आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एंड जो पोल्यूशन है उस पर देख लीजिए रिस्पेक्टिवली, यानी जो क्लाइमेट चेंज पे 40 करोड़ का खर्चा किया गया है इस बजट में और पोल्यूशन पे 74.30 करोड़ को, यानी इनको कम करने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं, और जो इनको कम करने का जो काम है यानी क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान लाया था क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो पोल्यूशन को कम करने के लिए है, लेकिन इन दोनों चीजों को जो किया गया है वो 40 करोड़ और 74.30 करोड़ जो कि काफी कम है, और बाकी जो चीजें हैं उन पे भी काफी कम है, कोस्टल मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस और नेशनल एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट, इन सब पे देखिए यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है, और ना ही अगर यूटिलाइजेशन है फंड्स का तो भी एक क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे इनको यूटिलाइज किया जाए। तो दोनों चीजें हैं, पहले तो पैसे कम दिए जाते हैं और जो दिए जाते हैं उनको भी अच्छे से यूज नहीं किया जाता, आगे अंडर यूटिलाइजेशन की भी हम बात करेंगे। तो ये फंड्स देखिए आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ना तो ये याद रहते हैं, बस कहने का मतलब ये है कि कम है, काफी फंड्स हैं, एक पॉइंट बनता है तो सिर्फ एक एग्जांपल याद करके लिख लीजिए, बाकी ये और जो फंड्स की बात की गई है क्योंकि तो पूरा एनालिसिस है ना सब चीजों का, तो सारी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जो कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इस साल जो बजट था 30 करोड़ घटा दिया गया, और प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके लिए सिर्फ बढ़ाया गया है 2.5 करोड़। तो ये पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी तक कौन से पॉइंट्स आ गए। इनएडुकेट फंड्स हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है फंड्स के अंदर में, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है, मतलब आइसोलेशन में देखते हैं सारी चीजों को, और क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है। तो 4 पॉइंट अभी तक हो गए आपको, ठीक है। पॉइंट्स निकालने आने चाहिए, जब भी आएंगे मतलब हम डिस्कस भी करते रहेंगे कौन कौन से पॉइंट्स अभी बन गए हैं। अंडर यूटिलाइजेशन का 5वां पॉइंट आ गया है यहाँ पे, जो फंड्स होते हैं वो भी अंडर यूटिलाइज होते हैं, वैसे तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ओवरऑल देखें तो वो काफी इनसब्सटेंशियल हैं, काफी कम हैं। ये सेम एक फैक्ट है कि पिछले साल 25% घटाए गए थे, इस साल 18.88% बढ़ा दिए, और उसके बाद में ये वही बात है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की एग्जांपल इन्होंने दिया है, फिर कुल मिला के 15% को घटा दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में इस बार, और ये देखिए ज़्यादा डेटा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके बाद में वो भी कम एलोकेट करते हैं, और अंडर यूटिलाइजेशन तो होता ही है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो हाफ फंड्स यूटिलाइज हुए हैं इसके अंदर में, और जो स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अंडर यूटिलाइज करते हैं जो फंड्स इनको एलोकेट किए जाते हैं उसकी।
लिए। और अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ने दोनों बात कही बजट में। गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट एग्रेसिवली फोकस करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सेफ एंड स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो प्राइवेट सेक्टर से वेल्थ क्रिएट कर सके, ये भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए इसका पालन नहीं होता। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वो इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हो रही है। और जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी जैसे प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है वो डिसअपियर हो रही है। काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। और इकोलॉजी है वो बद से बदतर होती जा रही है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, पर्यावरण है, और एक तरह से जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या फिर पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनका जो हैबिटेशन है, यानी वो वन में रहते हैं, उनका भी हैबिटेशन है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है और काटा जा रहा है। तो इसके लिए देखिए हमें एक अप्रोच की आवश्यकता है जो कि साइंटिफिक होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, सस्टेन्ड होनी चाहिए, और इंटेंसिव मेजर इसके लिए लिए जाने चाहिए, फिर जाके कंजर्वेशन होगा। अदरवाइज ये लैकलस्टर जो अप्रोच है उससे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन नहीं होने वाला। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो पहल होनी चाहिए वो बजट में इंक्रीजिंग एलोकेशन से ही होनी चाहिए, और इसमें कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए कि बजट में अच्छा खासा प्रावधान रखे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये एक टोबैको सेक्टर में एफडीआई बैन से रिलेटेड है। देखिए अभी क्या है, पहले मैं आपको अभी का बताता हूं कि क्या है। अभी टोबैको सेक्टर में यानी तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एफडीआई बैन है, लेकिन एफडीआई कर सकती हैं बाहर की कंपनीज टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में। कैसे? जैसे हमारी कोई लोकल कंपनी है सिगरेट की, उनसे बाहर की कंपनीज कोलैबोरेशन कर सकती हैं, लेकिन साफ साफ एफडीआई अलाउड नहीं है। समझ गए? तो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं जो बाहर की सिगरेट कंपनीज है वो यूं कह सकती हैं कि हमारी लोकल कंपनीज को कि हम आपको लाइसेंस देंगे, आप हमारा ब्रांड नेम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेंचाइज दे सकते हैं, ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट वे में, यानी एक तरह से आप कह सकते हो टेढ़े रास्ते से एफडीआई अलाउड है, लेकिन सीधे सीधे बाहर की सिगरेट कंपनीज या फिर कोई भी और टबाकू प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी हमारे देश में आके जो है वो इन प्रोडक्ट्स का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट करके कर सकती है और लाइसेंसिंग से कर सकती है। तो अब क्या है, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि जो इस तरह से टेढ़े रास्ते से जो बाहर की तंबाकू प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी हमारे देश में एफडीआई लाती हैं उस पर भी बैन लगाया जाए। तो इस पर कैबिनेट चर्चा करेगी, और हाल फिलहाल में एक तरह से पहले मीटिंग भी हुई भी थी इसके रिगार्डिंग में। तो देखिए ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रपोजल है, लेकिन नीति आयोग ने इसको अपोज किया है। हम देखेंगे भी सर क्यों इसका अपोज हो रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने तो यह कहा कि WHO की जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, ये FCTC एक कन्वेंशन है तंबाकू प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, हमने इसको साइन किया है। और हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी जिम्मेदारी ये है कि तंबाकू प्रोडक्ट्स के यूज को, कंजम्पशन को कम किया जाए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई हम तो इस ट्रीटी से बंधे हैं, इसलिए हमें कम करना चाहिए। अब इश्यू बनता क्या है, ये देखिए थोड़ा सा डेटा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पूरी कहानी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आंसर्स में इसका यूज नहीं होगा। देखिए फिलिप मोरिस इंटरनेशनल एक अमेरिका की कंपनी है, उसने कॉमर्स मिनिस्ट्री के इस प्रपोजल का विरोध किया है, क्योंकि देखिए जो फिलिप मोरिस इंटरनेशनल अमेरिका की तंबाकू कंपनी है, इसने हमारी लोकल कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, इसको एक तरह से लाइसेंस दे रखा है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एक तरह से आप वही ना बात, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट ये कर रहे हैं, ये बाहर की कंपनी है और ये गॉडफ्रे फिलिप्स ये हमारी लोकल कंपनी है, तो दोनों आपस में टेक्नोलॉजिकली कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने किया। और एक जो इनकी यानी फिलिप मोरिस कंपनी है यूएस की, इनकी एक स्विट्जरलैंड की एफिलिएट कंपनी है PMI, उसने भी हमारे देश में इन्वेस्ट किया है तंबाकू प्रोडक्ट्स में टेढ़े रास्ते से। समझ गए? तो अब देखिए इन सब ने अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री की इस प्रपोजल का विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि देखिए अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इसका मतलब यह कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपना रही है बाहर की कंपनीज के प्रति। ये कहती है कि देखिए हमारे बाहर से, यानी हम जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेट कर रहे हैं उसको रोकने से क्या फायदा होगा, जो लोकल कंपनीज है वो मार्केट को कैप्चर कर लेंगी, सिगरेट तो फिर भी पैदा होंगी ना, लोग तो फिर भी कंज्यूम करेंगे। तो यह आरोप ये लगाती हैं। अब चलते हैं, अब देखिए यह आरोप ये वैसे ही नहीं लगाती, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का यूज भी करेंगी अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन लेती है और एफडीआई को बैन करती है टेढ़े रास्ते से भी, जो बाहर की कंपनीज, जो तंबाकू प्रोडक्ट्स की कंपनीज हमारे देश में लाती हैं। तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है? देखिए जब भी कोई देश की ट्रीटी, जब भी कोई देश की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, तो मान लीजिए यूएस है, यूएस और इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है,
तो देखिए, जब भी कोई यूएस की कंपनी हमारे इंडिया में अगर किसी चीज का विवाद होगा और ऐसा आरोप लगाएगी यूएस की कंपनी जिसने हमारे देश में इन्वेस्ट किया कि इंडिया है जो हमारे खिलाफ में भेदभाव की पॉलिसीज अपना रहा है, तो दोनों का बीच का जो ये समाधान होगा वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से होगा या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से होगा। इस तरह की जो बात है वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में, समझ गए? यानी पहले से एक देशों के बीच में साइन होती है और पहले से तय होता है कि उनकी कोई कंपनी या फिर हमारी कोई कंपनी के साथ में वहां पे भेदभाव किया जाता है, फिर उनकी कोई कंपनी का हमारे देश में भेदभाव किया जाता है, तो उसके खिलाफ में एक रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होता है और कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं देशों को। तो अब देखिए, इनके साथ में जो इंटरनेशनल कंपनी थी जो फिलिप्स है, ये नाम याद मत रखना, बस ये थोड़ा समझने के लिए है। इन्होंने क्या किया, पहले ऑस्ट्रेलिया में प्लेन पैकेजिंग की बात हुई। यहां पे देखिए, मैं आपको प्लेन पैकेजिंग दिखाता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जो प्लेन पैकेजिंग होती है, यानी सिगरेट के ऊपर में कुछ ज्यादा एक तरह से अट्रैक्टिव ऐड ना हो, सिर्फ प्लेन हो, ये प्लेन पैकेजिंग होनी चाहिए। इससे सिगरेट की कंजम्पशन घट जाती है, यानी कम जो है कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्टिव रहती नहीं सिगरेट अगर सारा जो पैकेट है वो सिर्फ प्लेन हो। और दूसरा जो एक मैकेनिज्म, ये भी आपको मैं साथ के साथ बता देता हूं, 85% जो सिगरेट का एरिया होता है वो इस तरह की पिक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। इससे भी कंजम्पशन काफी कम हो जाती है। पहले हमारी गवर्नमेंट ऐसा रूल लाने वाली थी, लेकिन लॉबिंग हुई तो बाद में रूल नहीं ला पाए। 85% एरिया था वो पिक्चर से कवर्ड होगा, जो कि पिक्चर यह दिखाएगी कितना हानिकारक सिगरेट पीना। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का डिसीजन लिया गया कि प्लेन पैकेजिंग आनी चाहिए। तो ये जो फिलिप मॉरिस कंपनियां है, ये जो अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में केस किया। इंटरनेशनल जो ये था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS। तो इसमें देखिए, तब तो इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हमारी इस पे ज्यूरिडिक्शन है नहीं। और दूसरा जो केस बताते हैं वो उरुग्वे से रिलेटेड केस बताते हैं। उरुग्वे ने क्या किया, उरुग्वे ने भी इसी तरह की चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। उन्होंने 85% उरुग्वे ने कहा कि 85% जो कवर होना चाहिए सिगरेट का पैकेट, वो जो पिक्चोरियल वार्निंग जो कि ये दिखाएगा कि किस तरह से सिगरेट कैंसर हो सकता है आपको, जो हमने अभी देखा था। यानी ये देखिए, यहां पे ये साइड में जो पिक्चर है इस तरह का होता है, ये पिक्चोरियल वार्निंग। तो अब देखिए, बाद में जो ये अमेरिका की कंपनी है, ये उरुग्वे के खिलाफ भी गई कि आपने 85% का आदेश क्यों किया। तो इन्होंने फिर क्या किया, लेकिन हालांकि जो उनकी कोर्ट है जिसमें केस गया था जो ISDS में, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उरुग्वे को पूरा अधिकार है, अपनी सोवरेनिटी है उनको कि वो अपनी पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये तो साफ साफ है कि अब जो PMI कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वो अब इंडिया के खिलाफ में भी जाएगी वहां पे जो ISDS के पास में, यानी BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के साथ में। लेकिन फिर ये कहते हैं कि देखिए, अमेरिका के साथ तो हमारी कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो है नहीं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि जो इनकी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, जो इनकी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, एक एफिलेट जो है स्विट्जरलैंड की, यानी एक सहयोगी कंपनी है, स्विट्जरलैंड के साथ में इंडिया का जरूर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, यानी वो हमें कोर्ट में लेके जा सकते हैं इस बात पर अगर हमने FDI को बैन किया तो। फिर देखिए, जो आर्टिकल वाले कहते हैं कि अगर हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को खत्म भी कर दें तो भी फायदा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में एक तरह से सर्वाइवल क्लाज होता है। ये सर्वाइवल क्लाज क्या होता है? सर्वाइवल क्लाज ये होता है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को अगर खत्म भी कर दिया जाए तो भी पहले से जो कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट कर चुकी हैं और तब ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, तो आने वाले 10-15 साल तक उनको फिर भी प्रोटेक्शन जारी रहेगी इस ट्रीटी के अंतर्गत। तो अब देखिए, ये दो सॉल्यूशंस देते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा। ये कहते हैं कि इससे अच्छा ये पूरा केस आप एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे नहीं हो और आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो ये कंपनी कहेंगी कि आपको जरूरत ही क्या है, क्या आपने बाकी सारी पॉलिसीज अपना ली जिससे आप जो है तंबाकू प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को कम कर सकें, देश के सिटीजन्स यानी इसको कंज्यूम ना करें, क्या इसको कम करने के लिए आपने बाकी कदम उठाए? तो इस तरह से हम कहेंगे कि देखिए, हमने बाकी कदम तो हमने नहीं उठाए, तो इसलिए हम एक लूज विकेट पे हैं। तो ये कहते हैं कि इससे अच्छा इंडिया क्या कर सकती है? इससे अच्छा इंडिया प्लेन पैकेजिंग को बढ़ावा दे सकती है। प्लेन पैकेजिंग जैसे कि ये वाली। तो इससे अच्छा इंडिया डायरेक्टली पूरी की पूरी FDI को बैन ना करके प्लेन पैकेजिंग को बढ़ावा दे सकती है। प्लेन पैकेजिंग से दो फायदे होते हैं। देखिए, एक तो जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जिसको फॉलो करने की इंडिया बात कहता है, उसके नॉर्म्स में साफ साफ यह लिखा है कि जो प्लेन पैकेजिंग को फॉलो करना चाहिए तंबाकू कंजप्शन को कम करने के लिए। तो हम कह भी सकते हैं, जिस भी कोर्ट में ये केस जाएगा, हम कह सकते हैं कि देखिए, FCTC उस कन्वेंशन में साफ साफ ये बात लिखी गई थी कि प्लेन पैकेजिंग को करना है और इसलिए हम प्लेन पैकेजिंग को कर रहे हैं, इसलिए कोई हम पर बैन नहीं लगा सकता। और उसके बाद में बात यह आती है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक
रिसर्च हुई, ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च के दौरान में ये सामने आया कि प्लेन पैकेजिंग से काफी जो है तंबाकू प्रोडक्ट्स यानी सिगरेट वगैरह की कंजम्पशन काफी कम होती है। तो इससे फायदा भी है साफ साफ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। और जो ये है, ये कहते हैं कि देखिए एक प्राइवेट बिल आया था और ये बैजंता पांडा, इन्होंने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया था और ये बिल था कोटपा से रिलेटेड। इसको अमेंड करने की बात की गई थी कि प्लेन पैकेजिंग आए, और बाद में ये फेल हो गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया और उन्होंने भी अनुमति दी और आदेश दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करे कि सिगरेट पैकेट के जो हैं वो प्लेन होने चाहिए, अट्रैक्टिव नहीं होने चाहिए। बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और इस पर डिसीजन आना बाकी है। तो वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए और दूसरे जो मेजर्स हम ले सकते हैं वो ये है कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर में। और ओवर द ईयर्स देखिए काफ़ी टैक्स बढ़ाया गया है सिगरेट पे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम है अगर हम दूसरे देशों की अब तुलना करें तो। हम यानी हमारे देश के अंदर में सिगरेट्स पे टैक्स अभी भी काफ़ी कम है। दूसरी बीड़ी की बात करते हैं, बीड़ी को तो एग्जाम्पशंस दी जाती है, उन पे एक्साइज ड्यूटी भी कई बार नहीं लगती। बीड़ी का देखिए हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि काफ़ी बीड़ी पर काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा मिलती है इस पूरी बीड़ी इंडस्ट्रीज से, और इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी जॉब्स मिलती हैं। इसलिए बीड़ी पर सरकार कई बार टैक्स बढ़ाती नहीं है, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो कोई बीड़ी पिएगा नहीं, बीड़ी पिएगा तो फिर बीड़ी नहीं पिएगा। तो वैसे तो देखिए एक्सटर्नल वो एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स में, एक्सटर्नलिटी क्या होता है कुछ, मतलब एक मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो क्या होता है उसका टर्म ये होती है कि जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। यानी देखिए जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों को कितना नुकसान होता है, या फिर जो लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं उनके आसपास में जो लोग रहते हैं काफ़ी नुकसान होता है उनको। लेकिन गवर्नमेंट का डिलेमा ये रहता है कि इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलती है बीड़ी सेक्टर में, इसलिए गवर्नमेंट कई बार कंफ्यूज रहती है क्या बीड़ी की जो कंजम्पशन है कम करें या ना करें, क्योंकि सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो इस पूरे व्यवसाय में लगे हुए हैं। और बीड़ी को इसलिए सरकार टैक्स लगाती नहीं है। यहाँ पे देखिए अब इस पूरे बजट में बीड़ी पर है, हैंडमेड बीड़ी पर टैक्स जो है सिर्फ 21 से 28 रुपए है 1000 पे। तो ये है। तो चलिए अगले आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल दैनिक ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, काफी अच्छा ये आर्टिकल है। देखिए दैनिक जागरण हिंदी का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, और यूपी में मतदान चल रहा है और एग्जिट पोल पे आपको पता है रोक होती है जब तक कि इलेक्शन के यानी चुनाव के फाइनल यानी अंतिम नतीजे नहीं आ जाते। तो अब यूपी में पहले फेज के इलेक्शन के बाद में दैनिक जागरण ने एग्जिट पोल को डिक्लेयर किया। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है जागरण.com। तो जागरण.com पे इन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को दिखा दिया जो कि इलेक्शन कमीशन की और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के साफ साफ खिलाफ है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया कि दैनिक जागरण के एडिटर्स पर 15 जिलों के एडिटर्स पर एक तरह से एफआईआर लॉन्च की जाए। अब उस एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो ऑनलाइन जागरण.com के एडिटर को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उनको बेल मिल गई। तो इनका ये कहना है, दैनिक जागरण का यह तर्क है कि देखिए हमने गलती से अनजाने में ये जो थे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और बाद में हमने जैसे ही हमें एहसास हुआ हमने उनको एक तरह से हटा दिया अपनी वेबसाइट से। और लेकिन देखिए बात यह है कि तब तक ये सोशल मीडिया पर पूरे शेयर हो चुके थे, और आरोप यह लगता है कि देखिए इस तरह के जो नतीजे होते हैं उससे साफ साफ रिजल्ट इलेक्शन के फाइनल नतीजे होते हैं वो प्रभावित होते हैं एग्जिट पोल से। तो इसलिए आपको पता है जब भी इलेक्शन होते हैं, तो जब भी फेसेस में इलेक्शन होते हैं, जब तक कि पूरे अंतिम चरण के चुनाव नहीं हो जाते एग्जिट पोल बाद में होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एग्जिट पोल होते हैं वो इलेक्शन के बाद में होते हैं, यानी इलेक्शन हो चुके हैं और नतीजे आने अभी बाकी हैं, तो बीच का जो टाइम होता है उसमें एग्जिट पोल आते हैं। और ओपिनियन पोल जब आते हैं जब इलेक्शन से पहले, यानी इलेक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, उससे पहले जो नतीजे यानी दिखाते हैं वो जनता की राय पूछ के, वो होते हैं ओपिनियन पोल्स। और इलेक्शन के बीच में, यानी अब इलेक्शन चल रहे हैं फेज वाइज, उसके बीच में ना तो ओपिनियन पोल हो सकता है ना ही एग्जिट पोल हो सकता है। तो बाद में इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हैं, ये कहते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है और अपनी लेजिटिमेसी बरकरार रखी है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में। और इन्होंने देखिए जो इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन है वो एक दिन में नहीं बनी, काफ़ी सालों में ये रेपुटेशन है वो बन के आई है। टी.एन. सेसान ने काफ़ी अच्छा काम किया था। 1991 से लेकर 96 के बीच में ये इलेक्शन कमिश्नर थे, और इनके कार्यकाल के दौरान में ही इलेक्शन कमीशन ने एक एक्टिविस्ट रोल अपनाया। यानी काफ़ी बार इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए, यानी जो मॉडल कोड ऑफ जो एमसीसी है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उन्होंने ये भी सख्त करी टी.एन. सेसान ने। यानी काफ़ी इनकी तारीफ की जाती है कि इलेक्शन कमीशन बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और
पब्लिक प्रोबेशन, काफी प्रशंसा इनको मिलती है, जुडिशियल एंकरेजमेंट, और ये सब चीजें जो हैं पॉलिटिकल जिद की, यानी पॉलिटिकल, देखिए एक तरह से पॉलिटिकल जो अपनी मनमानी करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज, उसके खिलाफ में इलेक्शन कमीशन ने एक बढ़िया जबरदस्त से अपनी विल पावर दिखाई है कि उसको कर्ब किए जाने की आवश्यकता है अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हो तो, और कोई भी इस चीज से बच के नहीं जा सकता। और यही जो दैनिक जागरण के खिलाफ में कार्रवाई करी है इलेक्शन कमीशन, कम से कम वही दिखाता है। और दूसरी ये कहते हैं कि इनकी रेपुटेशन काफी सुप्रीम कोर्ट की तरह भी बड़ी है कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कन्वर्ट करवाते हैं, कितनी इनकी एफिशिएंसी है, न्यूट्रल अंपायर की तरह ये काम करते हैं। उसके बाद में जो बात आती है वो मीडिया की तरफ में आर्टिकल बोलता है और कहता है कि देखिए एडिटर को अरेस्ट किया जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, और ना ही किसी न्यूज़पेपर के खिलाफ में कार्रवाई करना अपने आप में छोटी बात है। तो यह साफ साफ एक संकेत देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप हमारी डेमोक्रेसी के विरुद्ध नहीं जा सकते, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी जर्नलिज्म की, आप पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और दैनिक जागरण, देखिए इस पूरी खबर को सिर्फ एक आप मीडिया के खिलाफ हुई कार्रवाई में नहीं ले सकते, आप इसको कहिए सिर्फ एक दैनिक जागरण के खिलाफ में ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए पूरे मीडिया को आप एक पैमाने पर नहीं तोल सकते, लेकिन एक साफ साफ सिग्नल है कि कोई भी एक मीडिया के नाम पे अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल सोलर पावर से रिलेटेड है। कल हमने सोलर पावर को विस्तार से डिस्कस किया था, कल परसों हमने डिस्कस किया था। तो सोलर पावर से रिलेटेड आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने जो परसों आर्टिकल डिस्कस किया था किस प्रकार से सोलर पावर प्रोड्यूस की जा सकती है, और अब जो उसकी बोली थी यानी प्राइस काफी कम हो गया था, 2.97 उसका प्राइस हो गया था, और इससे सोलर पावर को बल मिलेगा, हमारे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को पूरा करने में सहायक मिलेगा, एमिशंस कम होगा। ये सारे पॉइंट्स हमने परसों डिस्कस किए थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अरुण जेटली ने बजट रखते वक्त यह प्रावधान रखा कि हमारा जो सोलर पैनल्स हैं, रेलवे को यूज करना चाहिए सोलर पैनल्स को, और रेलवे को सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा जो सोलर पैनल से होगा। मतलब ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, लेकिन मुख्यतः प्रायोरिटी उस इलेक्ट्रिसिटी को दी जाएगी जो रेलवे स्टेशन पे सोलर इक्विपमेंट्स वो इंस्टॉल करेंगे उससे। तो एक थोड़ा सा डेटा देखिए कितना फायदा इससे हो सकता है। 7,000 रेलवे स्टेशन है हमारे पूरे भारत के अंदर में, और ये हमारी कमिटमेंट है, हमारा गोल है 2022 तक हमें 100 गीगावाट हमें ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो ये कहते हैं कि देखिए 7,000 रेलवे स्टेशन पर अगर हम ये 20 मेगावाट के सोलर इक्विपमेंट्स लगाएंगे तो आप सोच के देखिए कितने करीब हम आ जाएंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में, जो कि है कि 2022 तक हमें 100 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। पोल्यूशन कम होगा, सरकार के पैसे कम यूज होंगे, रेलवे जिस पर काफी कर्जा है वो भी कम होएगा, क्योंकि रेलवे देखिए रेलवे इलेक्ट्रिसिटी में काफी खर्चा करती है। इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए काफी खर्चा रेलवे करती है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रेलवे कर्ज के बोझ तले दब जाती है। और उसके लिए देखिए इस पूरी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक तरह से कंक्रीट प्लान बनाना होगा, और किस प्रकार से पूरा सोलर पावर के इक्विपमेंट्स स्टैब्लिश किए जाए रेलवे स्टेशन के ऊपर में एक कंक्रीट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल को भी भुनाया जा सके। क्योंकि इतने वास्ट स्केल पर अगर सोलर इक्विपमेंट्स को लगाए जाएंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जितने ज्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल चीज ये होती है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप डेवलप करोगे उतनी ही सस्ती हो जाएगी वो चीज। तो उसके लिए रेलवे को भी एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए कि, और कहना चाहिए कि सरकार को उसको मौका मिले कि क्लीन एनवायरनमेंट सेस हमने अभी भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि कोयले के यूज पर जो सेस लगता है वो होता है क्लीन एनवायरनमेंट सेस। पहले इसका नाम था क्लीन एनर्जी सेस, अब इसका नाम बदल गया है क्लीन एनवायरनमेंट सेस, अब इसका नाम हो गया है 400 रुपए 1 टन पे लगता है ये सेस। तो इसमें जो फंड होता है वो यूज किया जाए, रेलवे उस फंड को यूज किया जाए, और उसके फंड के थ्रू ही जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए जाए रेलवे स्टेशन के ऊपर। इस तरह की ये बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है रेलवे के पास में, और इस अपॉर्चुनिटी से वो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हैं और अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। तो लास्ट में ये लाइन कहते हैं जो ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर है, और बिल्कुल हमें इस तरफ में जल्दी से एक तरह से कदम उठाने चाहिए और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।